हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करेंगे, जो मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। और 1 से लेकर के 19 तक प्रैक्टिस सेट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। आप चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, सबसर्विएंट। तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्सरशिप की स्पेलिंग रॉन्ग है, सोवरेन की रॉन्ग है, ये सेपल्चर ये भी रॉन्ग है। जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज सी। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। और इसका कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। स्पेलिंग्स को लर्न करने का एक ही तरीका है कि उसको बार बार प्रैक्टिस की जाए, बार बार उसको रिपीट किया जाए। देन थर्ड क्वेश्चन इज द करेक्ट स्पेलिंग विल बी सी हेयर, DEPANDENEE, dependent, that is the correct spelling. Question number 4, the correct spelling will be C, TOMORROW, tomorrow. Then question number 5, here the correct spelling will be C, MILIEU. Then question number 6, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें हमें सिनोनिम क्या होते हैं, सेम वर्ड्स, पर्यायवाची। तो फ्रेंजी का हमें करेक्ट सिनोनिम बताना है यहाँ पे। ऑप्शंस आर ए रेज, बी गाइल, सी एक्साइटमेंट एंड डी एंथुजियाज्म। फ्रेंजी का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए दैट मीन्स उन्माद, और वी कैन से पागलपन। तो फ्रेंजी का जो मीनिंग होता है दैट इज उन्माद या पागलपन, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, एक्साइटमेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन द फेमिनाइन ऑफ फॉक्स। तो हमें यहाँ फॉक्स का जो है फीमेल जेंडर बताना है। सो बक, विक्सन एंड सी फॉक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर? The correct answer will be C, vixen. Question number 8, which of the following is an example of reflexive pronoun? तो रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन का हमें यहाँ पे क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, जैसे आई एंड माई, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और माई का जो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा दैट इज माई सेल्फ। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 9 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ हमें ब्लैंड दिया हुआ है, ब्लैंड का हमें यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए नॉट एक्सट्रीम, बी कॉम्प्रोमाइजिंग, सी आइडियलिस्टिक एंड डी सुपरफिशियल। इस ब्लैंड का मीन्स देखा जाए तो ब्लैंड मीन्स होता है नरम, और कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है समझौता, सुपरफिशियल होता है सतही, एंड आइडियलिस्टिक होता है आदर्शवाद। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ब्लैंड का दैट मीन्स नॉट एक्सट्रीम। क्वेश्चन नंबर 10, इम्प्रोप्राइटी। तो इम्प्रोप्राइटी क्या होता है, इम्प्रोप्राइटी का जो करेक्ट मीनिंग होता है दैट इज, इन हिंदी इसका जो मीनिंग है दैट इज अनुचित। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड chaos, बी एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, सी अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड डी एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग। अनुचित के हिसाब से हम लगा सकते हैं वेरी इजीली, अगर हमें इसका मीनिंग पता हो तो हम आराम से इसके ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर,
actions that are morally wrong. Then 11 question, outlandish. सो आउटलैंडिश का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज विदेशी, फॉरनर. अब इसका हम सिनोनिम ढूंढ लेते हैं. इमेजिनरी, बी नॉन एग्जिस्टेंस, सी एक्सट्रीमली पैथेटिक एंड डी वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल. क्वेश्चन नंबर 12, एगोग. सो एगोग का हमें सिनोनिम बताना है. यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वोकैबुलरी एक अच्छा पार्ट प्ले करती है हमारे एग्जाम में. सो एगोग का जो ऑप्शंस हैं दैट इज एंसियस, इंडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग्स, सी वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर एंड डी टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ. तो देखिए एगोग का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज अस्थिर, और वी कैन से चंचल. और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर. देन क्वेश्चन नंबर 13, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज. तो टीचिंग जो है अंडरलाइन वर्ड है और इसे हमें ढूंढना है कि ये क्या है. तो ए वर्बल नाउन, बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी कॉन्क्रीट नाउन एंड डी मटेरियल नाउन. तो देखिए मटेरियल नाउन तो वो होते हैं जो किसी मेटल से बनते हैं. कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और फील कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स होती है जो हमें ना दिखाई देती है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है. और वर्बल नाउन, अब देखिए वर्बल नाउन क्या होते हैं. ये जो टीचिंग है हमारा जो वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट हमारा कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन. अब टीचिंग हमारा प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये है नाउन. और कैसा नाउन है ये, टीचिंग. तो ये हमारा जीरंड है. जब हम किसी वर्ब में आईएनजी प्लस करके उसको नाउन का फॉर्म दे देते हैं तो वो हमारा जेरंड होता है. और जेरंड को हम क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं. तो जेरंड क्या है हमारा यहाँ, वर्बल नाउन है. क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो देखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, यानी कि ये सब वर्ब्स दी हुई हैं और इनके फॉर्मेशन यहाँ पे नाउन हुए हैं. तो इनमें कौन सा हमारा इनकरेक्ट है. सो एब्डिकेट, एब्डिकेशन, एब्डिकेट, एबडक्शन, अडोप्ट, अडोप्शन एंड अफेक्ट, अफेक्शन. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी एब्डिकेट, एबडक्शन. क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स यहाँ पे ये एक्टिव में दिया है और हमें इसको पैसिव में चेंज करना है. सो एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट. तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, टेंस देखना होता है. ये सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है. और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉट. तो द शॉट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा. और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तो क्या होती है, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो देख लेते हैं यहाँ पे, द शॉट वाज सक्सीडेड आफ्टर एन अनईजी साइलेंस. बी द शॉट वाज सक्सीडेड बाय एन अनईजी साइलेंस अमंग देम, सॉरी, C. The shot was succeeded by an uneasy silence among them, and D. There was an uneasy silence after the shot had been fired. So, what is the correct answer here? The correct answer will be B. The shot was succeeded by an uneasy silence. So, B is the correct answer. Question number 16. He was made to surrender his passport. तो he was made to surrender his passport. अब देखिए was के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, इट मीन्स ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है. तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
और ये कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, I made him to surrender his passport. B, the authorities made him to surrender the passport. C, they made him surrender his passport. And D, we made him to surrender his passport. So question number 16, the correct answer will be B here. क्योंकि पासपोर्ट सरेंडर कराने के लिए किसके पास राइट बनता है, अथॉरिटी के पास, तो हमारा बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। अब देखिए हमें टू का यूज करना है और टू का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज टू एंड टू। सो ही वॉज सो एक्साइटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो के प्लेस पे हमें क्या करना होता है, टू करना होता है। सो ही वॉज टू एक्साइटेड दैट, अब यहाँ ही कुड नॉट, इसको हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा, एंड टू थिंक। सो ही वॉज सो एक्साइटेड टू, ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक। सो यहाँ देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ही वॉज टू एक्साइटेड एंड सो ही कुड नॉट थिंक। बी, he was very too excited to think. C, he was too excited to think. And D, he was much excited to think. So the correct option will be C here. He was too excited to think. ये देखिए टू का हमें कॉम्बिनेशन भी मिल गया, ये वाला टू और फिर ये वाला टू। यहाँ पे भी टू और टू दोनों है, लेकिन यहाँ पे टू के साथ में वेरी का ये जो यूज हुआ है दैट इज रॉन्ग। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एड डैश वोल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्सोनेंट। अब देखिए जो यहाँ वोल दिया है, वोल क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें वा की जो साउंड आ रही है, सो यहाँ आएगा ए। एंड आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो ये जो फर्स्ट लास्ट ये इस तरह के जो आते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो इनके स्टार्टिंग में क्या लगता है, दा लगता है, तो ए और दा का वो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, एड अ वॉल आफ्टर द लास्ट कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 19, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो लंबे समय तक चलने वाला उसको क्या बोलेंगे, एवरलास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल और एटर्नल। सो 19 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी, इसका जो प्रैक्टिस सेट में दिया है दैट इज ए, एवरलास्टिंग, लेकिन मुझे लगता है इसका ड्यूरेबल भी करेक्ट होना चाहिए। तो एवरलास्टिंग तो हमेशा के लिए हो जाता है, ड्यूरेबल होता है बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि ड्यूरेबल का हिंदी मीनिंग क्या है, टिकाऊ। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग तो ड्यूरेबल होना चाहिए, और इसका आप देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क। अब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी तो अच्छी हो लेकिन काम अच्छा ना हो, मतलब काम ज़्यादा नहीं हो, तो क्या बोलेंगे उसको। सो यूटोपिया हो गया है ये तो, है ना, इमेजिनरी अच्छी अच्छी बातें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, जहाँ पे काम तो ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो और सैलरी बहुत अच्छी हो। सो ग्रेटिस, ऑनरेरी, डिस्क्रिशनरी एंड साइनेक्योर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, साइनेक्योर। क्वेश्चन नंबर 21, देयर वाज टू मैनी पीपल ट्राइंग टू लीव द सिटी। सो ये अंडरलाइन पोर्शन के प्लेस पे देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर वाज टू मैनी पीपल, अब देखिए जहाँ देयर लगता है उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद वाला होता है, जैसे ये टू मैनी पीपल, ये क्या है, प्लूरल है, और यहाँ वर्ब क्या दी हुई है, सिंगुलर दी हुई है, तो ये तो रॉन्ग ही है, तो इसके प्लेस पे देखना है क्या करेक्ट होगा। देयर वर टू मैनी पीपल, देयर वर टू मच, it was too many, there were too many, there was more, and no correction required. So the correct answer will be C,
देयर वर टू मैनी पीपल। अब देखिए यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसके साथ हमने वर्ब भी प्लूरल ले लिया है। मच का यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मच हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी हमारा काउंटेबल के लिए यूज होता है। 22 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज। तो एज सून एज के प्लेस पे हमें नो सूनर का यूज करके जब ये सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस क्या है हमारा, एज सून एज शी केम होम शी वॉन्टेड टू नो द व्हाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट्स। देख लेते हैं ऑप्शन इसके। नो सूनर डिड शी केम होम देन शी वॉन्टेड टू नो द व्हाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट्स। बी, नो सूनर डिड शी कम होम then she wanted to know the whereabouts of her servants. C, no sooner she came home than she wanted to know the whereabouts of her servants. And D, no sooner did she come home when she wanted to know the whereabouts of her servants. देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए जहाँ भी हमारा नो सूनर का यूज होता है तो उसके साथ हमें क्या करना होता है, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज देन का यूज होगा साथ में। सो इसमें देख लेते हैं, नो सूनर डिड ये यहाँ पे आया है, सी केम होम। अब देखिए डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, ये हमारा इसलिए रॉन्ग हो गया है। बी, नो सूनर डिड सी कम होम, बिल्कुल करेक्ट है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, देन का भी यूज हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन भी पूरा हो गया। सी वॉन्टेड टू नो द व्हाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी, नो सूनर सी केम होम देन सी वॉन्टेड टू नो द व्हाट अबाउट्स ऑफ हर सर्वेंट, इसके साथ नो सूनर के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा इसलिए ये रॉन्ग है। और यहाँ पे नो सूनर डिड सी कम होम when she wanted to know what abouts of her servants, तो ये भी हमारा बी से मिलता जुलता है, देख लेते हैं। नो सूनर डिड सी कम होम, हाँ यहाँ पे नो सूनर के साथ क्या यूज हुआ है, नो सूनर के साथ वैन का यूज हुआ है इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। तो नो सूनर के साथ हमें किसका यूज करना होता है, देन का यूज करना होता है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Then 23 question, transform the following sentence into an affirmative sentence. Your options are as below. तो इसको हमें assertive sentence में चेंज करना है, सॉरी affirmative में चेंज करना है। assertive में तो दोनों होते हैं, affirmative और negative, तो ये negative sentence है जिसको हमें affirmative sentence में चेंज करना है। There is no fool like an old man. So option A, old men are greater than many other fools. B, old men surpass all other fools in folly. C, old men are fuller than many other fools. And D, old men are more excellent than other fools. So the correct option will be B here. Old men surpass all other fools in folly. 24. Which sentence is correct? Seeing a tiger, he ran away. Then seen a tiger, he ran away. C, to seen a tiger, he ran away. And D, none of the above. So देखिए एक काम हो रहा है यहाँ पे, seeing a tiger, एक टाइगर को देखकर ही रैन अवे, वो भाग गया, तो ये क्या है हमारा पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो ये बाकी सारे गलत हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें भी हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। सो ही एंटर्ड इनटू द रूम, सो यहाँ पे एंटर्ड के साथ हमें कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी होती, सो दैट इज रॉन्ग।
द बुक इन प्रेफरेबल देन दैट। तो यहाँ प्रेफरेबल जो आता है ये हम इसके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है। सी आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्सन, तो दैट इज करेक्ट वन, क्योंकि फॉन्ड के साथ ऑफ आया है और फिर ING फॉर्म आई है, तो ये हमारा करेक्ट है। डी द बॉय थ्रू आई स्टोन इन द रिवर। अब देखिए जहाँ भी मूवमेंट होती है वहाँ पे इन यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, इनटू का यूज होता है, तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। 26 क्वेश्चन, माई फ्रेंड फेल्ट गुड अबाउट विन द प्राइज। तो विन के प्लेस पे देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे। सो ए विद विनिंग, बी ऑन बीइंग वॉन, सी एट विनिंग एंड डी अबाउट विनिंग एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी एट विनिंग। माई फ्रेंड फेल्ट गुड अबाउट, सॉरी अबाउट नहीं आएगा, एट विनिंग द प्राइज। ओके, देन 27 क्वेश्चन, एन orangutan's intelligence is as superior to that of man। सो इसमें देख लेते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा। इज मोर सुपीरियर टू, इज सुपीरियर टू, इज सुपीरियर देन, दैट ऑफ एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो सुपीरियर आया है तो इसके साथ हमें कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी होती, तो मोर का यहाँ पे यूज गलत है। यहाँ सुपीरियर के साथ देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। इम्प्रूवमेंट तो करना ही है, यहाँ ये रॉन्ग है ये सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इज सुपीरियर टू। 28 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अ सपोर्टर ऑफ द कोज ऑफ विमेन। तो ये जो विमेन का जो सपोर्टर होता है इसको क्या बोलेंगे। सो फेमिनाइन, फेमिनिस्ट, इफेमिनेट एंड इफेमिनिस्ट। So the correct answer will be B here, feminist. Then 29, a room for the display of works of art। एक ऐसा रूम जहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है किसको, आर्ट के वर्क को। तो क्या बोलेंगे उसे, आर्टरी, आर्टिलरी, गैलरी एंड लाइब्रेरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी C, gallery। 30 क्वेश्चन, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज। तो सेल्फिश, लोनली, अनसोशल एंड रेक्लूज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, रेक्लूज। रेक्लूज का मीन्स क्या होता है, सन्यासी, जो सिर्फ अपने दम पे रहता है या अपने में ही रहता है, उसे किसी से समाज से कोई मतलब नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, रेक्लूज। 31 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको। द बॉय सेड ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज होना है ये। सो ए, द बॉय सेड दैट ही हैड डन वेल। बी, द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेल। सी, द बॉय अपलोडेड हिम सेइंग दैट he had done well, and D, the boy said bravo, he had done well। तो देखिए ब्रेवो दिया हुआ है, इट मीन्स वो किसी की प्रेज कर रहा है, और हैव हमारा ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव डन, तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। सो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द बॉय अपलोडेड हिम, उसको तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है, saying that he had done well। So C is the correct option। 32 question, I said to my sister, I brought you a doll yesterday। So I brought you ये क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट को हमें किस में चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है।
और यहाँ पे आई है तो आई हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई विल बी सेम हेयर। सो ऑप्शन ए, I told my sister that I brought you a doll the previous day. B, I told my sister that I had brought her a doll the previous day. C, I told my sister that I had brought her a doll yesterday. And D, I told my sister that I brought her a doll yesterday. So what is the correct answer here? तो येस्टरडे को येस्टरडे में नहीं चेंज करना होता है, इसको द प्रीवियस डे करना होता है। तो येस्टरडे वाले दोनों ऑप्शन हम अलग हटा देते हैं, सी और डी हमारा रॉन्ग है। अब हमें ए और बी में से फाइंड आउट करना है। सो आई टोल्ड माई सिस्टर आई ब्रोथ, यहाँ पे चेंज नहीं किया इन्होंने, पास्ट इंडेफिनेट को हमें पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है। सो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रोथ, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अ डोल प्रीवियस डे, और येस्टरडे को प्रीवियस डे में भी चेंज कर दिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। 33 क्वेश्चन, द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ। सो द कैप्टन सेड टू द आर्मी दैट मार्च फॉरवर्ड नाउ। बी, द कैप्टन ordered the army to march forward then. C, the captain ordered the army to march on that day. And D, the captain ordered the army to attack the enemy. So what is the correct answer here? So the correct answer will be B here. The captain ordered the army. तो कैप्टन तो ऑर्डर ही करेगा आर्मी को। सो टू मार्च फॉरवर्ड, एंड नाउ को हमें चेंज करना होता है देन में। सो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट यूज नहीं होता और किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, तो ये इम्पेरेटिव होते हैं। तो इसमें हमारी क्या है, कंजंक्शन टू का यूज होता है, इसलिए बी हमारा करेक्ट है। डोंट बी कंफ्यूज इन इट। 34 क्वेश्चन, दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दे सेड दैट नहीं आया यहाँ पे। दे सेड दे हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बी, दे सेड दे लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी, दे सेड दे हैड lived there for a long time. And D, they said that यहाँ भी नहीं आया, they have lived for a long time। तो देखिए दैट तो इसमें सभी में जो मिसिंग है सभी सेंटेंसेस में, तो उसको हमें इग्नोर करना है, उसके बेस पे हम नहीं करेंगे। ऐसे में हमें क्या करना होता है, जब सारी ऑप्शन में कुछ कमियां होती है तो हमें बेटर ऑप्शन फाइंड आउट करना होता है। सो 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे सैड, यहाँ दैट भी आना चाहिए था। दे लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो 34 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से ये वाला लगा दिया है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे सैड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ देखिए वी हैव लिव्ड, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है जिसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। सो सी आस्क्ड मी प्लीज ओपन द डोर। सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। सी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज ओपन द डोर। एंड सी आस्क्ड मी ओपन द डोर। तो आई होप आपने तो करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट नहीं आया है, ये रॉन्ग हो गया है। और यहाँ पे सी आस्क्ड मी प्लीज, तो ये इन्होंने प्लीज लिख दिया और यहाँ आस्क लिख दिया है, दैट इज रॉन्ग, इन्हें रिक्वेस्टेड लिखना चाहिए। एंड सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, दैट इज करेक्ट वन। एंड सी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज, रिक्वेस्टेड और प्लीज दोनों एक साथ नहीं आते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हेयर, सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। अब देखिए यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई हमने टू का यूज किया है यहाँ पे।
36 question. Which of the following actors played the title role in the first performances of many Shakespeare's plays, including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? तो इसमें बताना है कौन सा एक्टर था जिसने टाइटल रोल प्ले किया था शेक्सपियर के प्लेज में, जैसे हैमलेट, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड और किंग लियर। इसमें टाइटल रोल किसने प्ले किया था? रिचर्ड बर्बेज, एडवर्ड एलियन, निकोलस टूली एंड डी रिचर्ड रॉबिन्सन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, रिचर्ड बर्बेज। 37 question. When is the title of the Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom? तो मैकबेथ को थेन ऑफ काउडोर का जो टाइटल था वो किसने बेस्टो किया था, किसने उसको प्रदान किया था, ये यहाँ पे बताना है कि कब उसको ये टाइटल मिला था और किसने जो ये टाइटल उसको दिया था। तो ऑन द बैरन हीथ बाय बैंक्यू, इन इन्वर्नेस बाय लेडी मैकबेथ, following the defeat of Norway by Duncan, and D, during the Battle of the King's Emissary Ross. So the correct answer will be C, following the defeat of Norway by Duncan. जब वो नॉर्वे को हरा के आया था तो डंकन ने उसको ये टाइटल दिया था। और हु वॉज डंकन? डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जिसको मैकबेथ ने बाद में मर्डर कर दिया था। 38 क्वेश्चन. हु क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर इन अ पैम्पलेट called A Groat's Worth of Wit, both with a million of repentance? So Thomas Kidd, थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन एंड मार्लो। तो किसने क्रिटिसाइज किया था? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, रॉबर्ट ग्रीन। 39 क्वेश्चन. टू whom is वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड? तो वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी दैट नेम इज द प्रेल्यूड, वो किसको एड्रेस की थी उन्होंने? सो जेन एरी, पोप, कोलरिज एंड डॉक्टर जॉनसन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, कोलरिज। तो उसने अपने फ्रेंड कोलरिज को ये पोएम एड्रेस की थी। 40 क्वेश्चन. विच स्पिरिट वाज द चीफ आर्किटेक्ट टू बिल्ड द पेंडेमोनियम? तो कौन सी स्पिरिट थी जो चीफ आर्किटेक्ट थी पेंडेमोनियम को बनाने में? तो पेंडेमोनियम किसने बनाया था? मुल्सीबर, मैमन, मोलोच और बेलियाल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, मुल्सीबर। 41 क्वेश्चन. मिल्टन कंपेयर्स द एनॉर्मस साइज ऑफ सैटर्न टू? तो मिल्टन ने किससे कंपेयर किया है सैटर्न का जो इनॉर्मस साइज था उसको? ग्रुप ऑफ लोकस्ट, वोल्केनो, लेवियाथन और ब्लेजिंग फायर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, लेवियाथन। 42 क्वेश्चन. विच फ्रेंच ऑथर लेविसली praised Paradise Lost in 1727 when writing epic poetry? तो कौन सा फ्रेंच ऑथर था जिसने प्रेज किया था पैराडाइज लोस्ट को इन 1727 जब वो कोई एपिक लिख रहा था? सो एमिली जोला, वोल्टेयर, अल्बर्ट कैमस और बेल्जैक। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, वोल्टेयर। 43 क्वेश्चन. चूज द सीन दैट हैपेंड फर्स्ट. द सन इज चोजन एज गॉड्स सेकंड इन कमांड. सो दैट इज करेक्ट वन. सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ था कि जो गॉड है उसने अपने बेटे को अपना सेकंड इन कमांड मीन्स अपना राज्य दे दिया था, उसको टाइटल दे दिया था सेकंड इन कमांड कि ये मेरा दाहिना हाथ है या ये मेरे काम करेगा, जिससे कि जो सैटर्न है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उसने क्या किया था? रिबेल कर दिया था। 44 क्वेश्चन. कोल्ड एंड क्लियर कट फेस
Why come you so cruelly meek, breaking a slumber in which all splenful folly was drowned? So these lines from Tennyson's Maud are composed in, तो ये टेनिसन की लिखी हुई लाइन है जो उन्होंने अपने वर्क मोड में लिखी है। तो इसमें बताना है कि कौन से मीटर में लिखी गई है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, dactylic meter. 45 question. He is not fully recognized at home. He is not recognized at all abroad. Yet I firmly believe that the poetical performance of Dash is, after that of Shakespeare and Milton, undoubtedly most considerable in our language. टू whom does मैथ्यू अर्नोल्ड रेफर इन द अबव स्टेटमेंट? तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें किसकी प्रेज कर रहे हैं वो? एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। 46 क्वेश्चन. विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस? तो कौन सा ड्रामा डिपिक्ट करता है एक फाइट, और किसके साथ? फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस के खिलाफ। तो विंडोज, द रूफ, द स्किन गेम एंड द मॉब। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, द मॉब। 47. द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन? तो ये फ्रेज है ये कौन से वर्क से ली गई है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, इन डिफेंस ऑफ पोएट्री और पोइटिक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया। और किसने लिखा है ये वर्क? ये वर्क कोलरिज ने लिखा है। 48 question. Which of the choose the correct sequence of the following schools of criticism? तो इसमें करेक्ट हमें सीक्वेंस ढूंढ के बताना है स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म का। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन एंड रीडर रेस्पॉन्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन. रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ? तो रेस्टोरेशन जो कॉमेडीज थी वो किस चीज़ का रेस्टोरेशन को उन्होंने मार्क किया है? विमेंस राइट्स को, डेमोक्रेसी को, मोनार्की को और ह्यूमन राइट्स को। सो 49 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी, मोनार्की। तो मोनार्की का ही रेस्टोरेशन हुआ था। और रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 1660 में, जब क्रोमवेल को मार के चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड दोबारा गद्दी पे आता है। 50 क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबे? तो वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट कॉर्नर में कौन सा पहला ऐसा पोएट है जिसको वहाँ पे बरीड किया गया था, जिसको वहाँ दफनाया गया था? विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, सर जॉन मैंडेविल एंड जोफ्री चौसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, जोफ्री चौसर। 51 क्वेश्चन. टेनिसन्स पोम अबाउट विमेंस राइट्स एंड विमेंस स्पेयर एज? तो टेनिसन की कौन सी पोम है जो उन्होंने विमेंस के राइट्स के ऊपर या विमेंस स्पेयर्स के ऊपर लिखी हुई है? सो मॉड, इन मेमोरियम, आइडल्स ऑफ किंग एंड द प्रिंसेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, द प्रिंसेस। 52 क्वेश्चन. इन विच पोम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री? कौन सी पोम में मिल्टन ने अपने जो व्यूज दिए हैं पोएट्री के ऊपर? सो सैमसन एगोनिस्टिस, पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड और लिसिडास। सो सैमसन एगोनिस्ट देख लेते हैं, ये 1671 में आया था। पैराडाइज लोस्ट 1667 में आया था। पैराडाइज रिगेन्ड भी 1671 में आया था। एंड लिसिडास 1637
1637 में और ये 1638 में पब्लिश हुआ था। और इसका जो करेक्ट आंसर प्रैक्टिस सेट में दिया है वो है सैमसन एगोनिस्टिस, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज डी, लिसिडास, क्योंकि लिसिडास में ही उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे पोएट्री के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है लिसिडास और इसका प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है ए, सैमसन एगोनिस्टिस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। 53 क्वेश्चन, इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड ही जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। तो शेक्सपियर का जो प्ले था जूलियस सीजर वो उसी टाइम के किसी एक इंसिडेंट के ऊपर जो घटित है। तो वो इंसिडेंट हमें फाइंड आउट करना है कौन सा है। द रिबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स, द सुप्रीमेसी ऑफ ऑन लैंड एंड सी, the formation of trade relation with the East, the execution of Sir Walter Raleigh. So 53 question, the correct answer will be A, the rebellion of Duke of Essex. 54 question, Julius Caesar was modeled after. तो जूलियस सीजर जो किस बताना है, इसका सोर्स बताना है हमें यहाँ पे कौन सा है। सो हिस्टोरिकल ट्रूथ, थॉमस नोट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क, हॉलिंसेड क्रॉनिकल एंड बोकासियोज डेकामेरन। सो 54 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, थॉमस नोट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। अब देखिए ये जो ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क है ये सारा सोर्स किसका रहा है, उनके रोमन प्लेज का रहा है। और रोमन प्लेज कौन कौन से उनके, जैसे जूलियस सीजर है और एंटनी एंड क्लोपेट्रा, कोरियोलैनस, ये सारे उनके रोमन प्लेज हैं और उनका सभी का सोर्स ये ही रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। और जूलियस सीजर पहला प्ले है जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था इन 1599। 55 क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये अपस्टार्ट क्रो किसने बोला था शेक्सपियर को, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस लेज और ये लोज है यहाँ पे, और क्रिस्टोफर मार्लो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, रॉबर्ट ग्रीन। ये भी यूनिवर्सिटी विट्स का ही पार्ट है जिन्होंने शेक्सपियर के ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया था। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ पेरिकल्स। तो पेरिकल्स का सब टाइटल क्या है, प्रिंस ऑफ टायर, द ग्रेट प्रिंस, प्रिंस ऑफ प्रिंसेस एंड प्रिंस ऑफ आर्डेन। द करेक्ट आंसर इज ए। इस प्ले का जो टाइटल है दैट इज पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ प्रिंस ऑफ टायर। 57 क्वेश्चन, ओ मैडम माई ओल्ड हार्ट इज क्रैक्ड, इट्स क्रैक्ड, हु अटर्ड दीज लाइन्स। सो ग्लूचेस्टर इन किंग लियर इन किंग लियर, कॉर्डेलिया इन किंग लियर और अर्ल ऑफ कैंट इन किंग लियर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ग्लूचेस्टर इन किंग लियर। ये लाइन ग्लूचेस्टर ने बोली है। 58, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू लिम्बर। अब यहाँ पे हमें लिम्बर का मीनिंग बताना है कि क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग यानी कि विलोम शब्द हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए स्लगिश, बी स्लो, सी लेजी एंड डी आइडियल। सो लिम्बर का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज लचीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी स्लो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 59, the rainbow comes and goes and lovely is the rose, the moon doth with delight is a quote taken from the rainbow, Lycidas lyrical ballads, intimation of immortality and descriptive sketches. So 59, the correct option will be C here, intimation of immortality. 60 question, give the antonym of nodular। एंटोनिम होता है ऑपोजिट वर्ड और नोडुलर का हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है। सो डिफ़िकल्ट, इजी, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। सो नोडुलर का जो ऑपोजिट मीनिंग है दैट इज इजी।
61 question, select the word which is most closely opposite in the meaning of reproof. तो reproof का हमें opposite word बताना है, और reproof क्या होता है? इन हिंदी वी कैन से फटकार, किसी को डांटना या फटकार लगाना. So warning, threat, fear and D request. So the correct answer will be D here, request, क्योंकि हमें यहाँ opposite बताना है. 62 question, which volume has a famous quote, not of an age but for all the time. तो कहाँ से लिया गया है ये? ड्रामेटिक रोमांसेस, फर्स्ट फोलियो, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट एंड डी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, फर्स्ट फोलियो. तो ये फर्स्ट फोलियो में दी गई लाइन है. किसने लिखी थी ये? बेन जॉनसन ने लिखी थी. और फर्स्ट फोलियो कब आया था हमारा? 1623 में आया था. तो टोटल 4 फोलियोज आए हैं शेक्सपियर के. सो फर्स्ट जो फोलियो था 1623, सेकंड 1632, थर्ड फोलियो 1663 एंड फोर्थ फोलियो 1685. तो फर्स्ट फोलियो में दी गई लाइन है ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई हैं. सो 63 क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर. तो किंग लियर में किसने बोली है ये लाइन? नाउ गॉड्स स्टैंड्स अप फॉर बास्टर्ड. लियर, एडमंड, एडगर और रीगन. द करेक्ट आंसर विल बी बी, एडमंड. 64 क्वेश्चन, पंचुएशन. तो यहाँ पे पंचुएशन बताना है हमें. ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके. सो आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, वी ऑल और नियरली ऑल fail to last our liege owing to accidents, violent and avoidable, as well as unavoidable disease. 65 question, he acquiesced dash my proposal. तो इसमें हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें preposition बतानी है. So he acquiesced in my proposal. So in will be correct answer. He acquiesced in my proposal. और acquiesced का हिंदी मीनिंग होता है चुपचाप किसी की बात मान लेना. तो उसने मेरा प्रपोजल चुपचाप मान लिया. ओके. 66 क्वेश्चन, ही ग्लोरीड डैश हिज विक्ट्री. तो ग्लोरी के साथ यहाँ क्या आएगा? इन. ही ग्लोरीड इन हिज विक्ट्री. 67, डोंट ट्रिफल dash the girl's affection. So at, with, in or between. So with is the correct option here. B option is correct. Don't trifle with the girl's affection. 68 question. So Gopal weighed dash Madhav for the first prize. तो weighed का यहाँ पे मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेना. तो गोपाल ने माधव के साथ जो प्रतियोगिता में भाग लिया है फॉर द फर्स्ट प्राइज. तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? विद. गोपाल वेड विद माधव फॉर द फर्स्ट प्राइज. 69 क्वेश्चन, फूल्स पैराडाइज मीन्स ए, हेवन, बी, एन एंटायर फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, सी, an urban slum and D, hell. So 69 question, the correct answer will be B, an entirely false understanding. 70 question, which devil advocates a renewal of all out war against God. तो कौन सा डेविल था जिसने दोबारा से रिन्यूअल होता है कोई नई वार रिन्यूअल किया था वार का अगेंस्ट गॉड, गॉड के अगेंस्ट. तो मोलोच, सैटन, मैमन और बेल्जेबब. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, मोलोच. 71, ऑन द स्टॉक्स मीन्स. ऑन द स्टॉक का मीनिंग बताना है यहाँ. तो इन प्रिपरेशन, वन हु हैज मेड मनी इन स्टॉक मार्केट, सी, वन हु लाफ्स एट अदर्स एंड डी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल.
The correct option is A here in preparation. 72. Half an eye means uneconomical, unhelpful, unenthusiastic or slight attention. The correct option will be D here, slight attention. 73. A baptism of fire means excited for something, a difficult introduction to a new job, take the new responsibility and church full of fire. So 73 question, the correct answer will be B here, a difficult introduction to a new job. B is the correct answer. 74 question, take a bull streak means speak continuously, knowingly, run continuously और एज अ स्लो बॉल. तो टो का बुल स्ट्रीक का हमें यहाँ मतलब बताना है. सो 74 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, स्पीक कॉन्टिन्यूसली. 75. द ईयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 to 1660 आर नोन एज. तो 1649 से 1660 तक कौन सा यहाँ पे पीरियड चला है ये हमें बताना है. द न्यू क्लासिकल पीरियड, द कॉमनवेल्थ पीरियड, द स्टुअर्ट पीरियड और द जैकोबियन पीरियड. सो 75 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, द कॉमनवेल्थ पीरियड. क्योंकि जैकोबियन पीरियड कब से कब तक था? 1603 से 1625. जो एलिजाबेथन पीरियड था 1658 से 1603. फिर जैकोबियन पीरियड आया 1603 से 1625. देन चार्ल्स का जो पीरियड था कैरोलिन पीरियड, दैट वाज 1625 टू 1649. और 1649 से 1660 तक हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड था. और 1660 के बाद हमारा रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था. सो बी इज द करेक्ट आंसर. 76 क्वेश्चन, विच वर्ड्सवर्थ पोएम हैज द फॉलोइंग लाइन. तो वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई हैं? हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी. तो द रेनबो, टिंटन एबी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी और पीले कैसल. सो 76 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. 77 क्वेश्चन, deconstructionist critics argue that texts are never free from the metrical conditions that determine the production and reception, b, the equivocal and ironically unstable worldview of the author, c, distortion inherent in the rhetoricity of language and the interpretation bestowed by the totalizing critic. So the correct answer will be C, distortion inherent in the rhetoricity of language. 78 question, Wordsworth moved with his family to एलन बैंक. तो वर्ड्सवर्थ अपनी फैमिली के साथ कहाँ चला गया था? एलन बैंक में चला गया था. और वो अ लार्जर हाउस इन ग्रेसमेयर, जो ग्रेसमेयर में एक बड़ा सा घर है. तो कौन से ईयर में गया था ये हमें बताना है. 1808, 1809, 1810 और 1811. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, 1808. 79 question, in Paradise Lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib on Adam's side. तो पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा जो कैरेक्टर है वो नरेट करता है स्टोरी को कि कैसे ईव को एडम की रिब से बनाया गया था. सो एडम, ईव, रैफेल और गॉड. 79 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, एडम. तो एडम ने खुद ये स्टोरी बताई थी कि कैसे जब वो परेशान रहने लगा था एक पार्टनर के लिए, तो गॉड ने उसकी रिब से
ईव को बनाया था, और ये स्टोरी उसने किसको बताई थी? राफेल को। देन 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कवेलियर पोइट? इनमें से कौन सा कवेलियर पोइट है? सो जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, रॉबर्ट हैरिक और एंड्रू मार्वेल। सो 80 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी, रॉबर्ट हैरिक। 81 question, the Norman conquest was a significant landmark in English history. What French did Normans speak and what was it known as? So A, they spoke Norman French, Anglo-Norman. Theirs was certainly not the standard French. B, they spoke standard French of mainland French. Their French was very sweet and musical. They spoke a dialect French, also called Anglo-Frisian, somewhat closer to the Persian. And D, they spoke normal French, rather distinct from Anglo-Norman, another standard language. So the correct answer will be A. They spoke Norman French, Anglo-Norman. Theirs was certainly not the standard French. 82 question. Who among the ancient prescribed that poetry should both instruct and delight? So Plotinus, Longinus, Aristotle or Horace? The correct answer will be D, Horace. 83. What is the following description of a loose sally of the mind, an irregular indigested piece? तो किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ बताना है, एसे, ऑटोबायोग्राफी, एपिस्टोलरी फिक्शन और डायरी। द करेक्ट आंसर विल बी ए, एसे। सो 84 क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे है वो कौन है? फ्रांसिस बेकन है ना। और फादर ऑफ एसे अगर किसी को बोले तो वो है मोंटेग। 84 क्वेश्चन, व्हाट डू द प्रोसोडिक फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज टेल्स अस? तो किसी भी लैंग्वेज का जो प्रोसोडिक फीचर होता है उस क्या बताता है वो हमें? द स्पीकर्स नेटिव लैंग्वेज एंड इट्स कोगनेट लैंग्वेज। बी, द स्पीकर्स एज, इमोशनल स्टेट, सोशल क्लास, एजुकेशनल बैकग्राउंड और जियोग्राफिकल प्रोवेनेंस एक्सेट्रा। सी, the speaker's self-confidence or lack of it. And D, the speaker's command of the sources of the language spoken by him or her and their deployment. 84 question, the correct answer will be B, the speaker's age, emotional state, social class, educational background, geographical province, etc. Its provenance, etc. 85. Which of the following statement on pathetic fallacy is not true? तो पैथेटिक फैलेसी के ऊपर बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है। ए, दिस टर्म अप्लाइज टू description that are not true but imaginary and fanciful. B, pathetic fallacy generally understood as human traits being applied or attributed to non-human things in nature. C, in its first use the term was used disapproval because nature cannot be equated with the human in respect of emotions and responses. And D, the term was originally used by Alexander Pope in pastorals in 1709. So देख लेते हैं 85 क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज डी, द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप इन हिज पेस्टोरल 1709। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है पैथेटिक फैलेसी के लिए।
सो पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, जिसमें नेचर को जो कोई ऑथर इन्वॉल्व कर देता है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि वो भी उसकी जो फीलिंग्स है उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रही हैं। जैसे यदि अगर हमारा पोइट दुखी है या ऑथर दुखी है तो क्या होता है, नेचर भी उसके साथ दुखी है, वो भी आंसू बहाती है। सो दैट इज पैथेटिक फैलेसी। 86 क्वेश्चन, the Pre-Raphaelite Brotherhood, University Wits, the Rhymer Club, the Scottish Chaucerians, the right chronological sequence would be। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। चार ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप, मैं सिर्फ करेक्ट आंसर इसमें बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द स्कॉटिश चौसेरियंस, द यूनिवर्सिटी विट्स, the transitional poets, and the pre-Raphaelites brotherhood or the Rhymers club। Then 87 क्वेश्चन, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करने हैं। आफ्टर 50 years of independence, many social problems still remaining to be solved in India, or no error। So 87 question, C option is correct here, still remaining, that is wrong। 88 question, why are you so angry when my officer has no objection on my coming late, or no error। So 88 question, what is the correct option here? तो इसके सी पार्ट में एरर है, on my coming late। 89 question, you paid no heed to my advice, did not you? So 89 question, the correct answer will be C here, did not you। इसके सी पार्ट में एरर है। इसमें देखिए, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ जहाँ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव में बनाते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही नो दिया हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है तो ये हमें पॉजिटिव में बनाना है, तो इसका हो जाएगा डिड यू। फिर 90 क्वेश्चन, इसमें भी एरर हमें फाइंड आउट करनी है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ डीप इम्पैक्ट on the political and social ideas of many nations। So 90 question, the correct answer will be, I hope आपने एरर फाइंड आउट कर ली होगी इसमें। सो इसका ई ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। 91 क्वेश्चन, द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस ऑन ड्यूटी एंड नो एरर। सो 91 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी D, vigilance on duty। देन ये अनसीन पैसेज है, इसका हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो इसको मैं एक बार सिर्फ रीड कर देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझने में तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। सो वाट एवर द गवर्नमेंट्स क्लेम दैट इट इज क्रैकिंग डाउन ऑन ड्रग ट्रैफिकर्स एंड टाइटनिंग अप इट्स विजिलेंस, it appears that the measures adopted have been ineffective, as there seems to be no indication of the drug menace warning. On the contrary, thousands of our youth are increasingly taking to drugs, a variety of which are available at affordable prices, thus providing them with a vast choice from which to select। It's heartening indeed that in response to public hue and cry, the government has begun to shake off its prolonged complacency। The recent Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 is undoubtedly a step in the right direction। However, what we need today is not only effective legislation on the smuggling, cultivation, distribution, safe and possession of drugs with deterrent punishment,
prescribed for violation, but equally important is the enforcement of these laws. But if they are not strictly and uniformly enforced, they served no useful purpose. सो आई होप पढ़ लिया होगा आपने अच्छे से. नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन इसके. द राइटर्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन दिस पैसिव इज टू. तो राइटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है इस पैसेज में. क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर देयर indifference. बी. परसुएड यूथ टू गिव अप यूजिंग ड्रग्स. सी. एंश्योर दैट ड्रग ट्रैफिकिंग laws are effectively implemented. And D. Draw the attention of the media to the drug menace. So the correct answer will be C here. Ensure that drug trafficking laws are effectively implemented. 93 question. The writer's attitude towards the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act can be described as. तो राइटर का जो एटीट्यूड है किसके लिए, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के लिए, उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है. एप्रिसिएटिव, क्रिटिकल, इंडिफरेंट और साइनिकल. सो 93 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी, क्रिटिकल. क्योंकि वो क्या बोलता है कि एक तरफ तो सरकार कानून बनाती है और दूसरी तरफ उस कानून को फॉलो नहीं करती है ना. तो ये जो उसका एटीट्यूड है वो क्या है, क्रिटिकल है. 94 क्वेश्चन. द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग हैव. जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते हैं ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो बताना है कैसे हैं. मेड ड्रग्स ईजिली एक्सेसिबल टू यूथ. तो उससे क्या हुआ है, मेड जो है ईजिली जो है लोगों की पहुंच में आ गई है. कोज्ड एन इंक्रीज इन ड्रग ट्रैफिकिंग. उससे ड्रग ट्रैफिकिंग में क्या हुआ है, उसके इंक्रीज होने का कारण बना है. नॉट हेल्प टू रिड्यूज ड्रग ट्रैफिकिंग. या उससे कोई सहायता नहीं मिली ड्रग ट्रैफिकिंग को कम करने में. या मेड ड्रग्स मोर अफोर्डेबल टू यूथ. या यूथ को जो है वो ड्रग्स जो है वो और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है. सो 94 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर. नॉट हेल्प टू रिड्यूज ड्रग ट्रैफिकिंग. कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जो गवर्नमेंट ने नए नए नियम या एक्ट बनाए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, उससे कोई भी हेल्प नहीं मिली ड्रग ट्रैफिकिंग को रिड्यूज करने में. सो सी इज द करेक्ट आंसर. 95 क्वेश्चन. द रीजन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड द नारकोटिक्स एक्ट in 1985 is because of protest from. So the general public, drug traffickers, educationists or drug addicts. So 95 question the correct answer will be A, the general public. A is the correct answer. 96 इन द राइटर्स ओपिनियन. तो राइटर के ओपिनियन में ऑप्शन ए, इफेक्टिव लेजिस्लेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लॉ एनफोर्समेंट. कि नियम बनाना जरूरी होता है, इस चीज़ के बारे में बोला है कि इफेक्टिव लेजिस्लेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि कानून बनाना ज़्यादा प्रभावी होता है देन लॉ एनफोर्समेंट, उस कानून को एनफोर्स करने में, यानी कि उसे क्रियान्वित करने में. बी, law enforcement is more important than effective legislation. C, effective legislation and law enforcement are equally important. And D, effective legislation and law enforcement have no relation with each other. 96 question the correct answer will be C here. Effective legislation and law enforcement are equally important. मीन जितना कानून को बनाना जरूरी है उतना ही उसको लोगों से सख्ती से पालन करवाना भी जरूरी है, या उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है. तो दोनों की बराबर भूमिका होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑथर.
97 क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट। तो शेक्सपियर के जो सोनेट हैं उसके बारे में बताना है। डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डिन, और आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो किसको डेडिकेटेड हैं? टू एन अननोन मिस्टर WH। उनका जो कोई फ्रेंड है या पैटर्न है दैट इज WH, उसको ये सारे सोनेट डेडिकेटेड हैं। 98 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेट्स इज नॉट ट्रू। तो लिरिकल बैलेट्स के लिए कौन सा इसमें पॉइंट जो रॉन्ग है ये हमें बताना है। It carried only one ballad proper, which was Coleridge, the Rime of Ancient Mariner. B. It also carried pastoral and other poems. C. It carried a preface which Wordsworth added in 1800. तो ये सारे तो करेक्ट हैं इसमें। And D. It also printed from Gray's Elegy written in a country churchyard. तो that is wrong. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 question, which of the following statement best describes the term deconstruction। तो deconstruction को कौन सी टर्म describe करती है? A. It seeks to expose the problematic nature of centered discourse. B. It advocates interpretation, subjective or free interpretation. C. It emphasizes the importance of historical context. And D. It is method of critical analysis. The correct option will be A. It seeks to expose the problematic nature of centered discourses. 100 question, identify the sonnet upon sonnet by William Wordsworth। तो वर्ड्सवर्थ का कौन सा पोएम, कौन सा सोनेट अपॉन सोनेट है ये बताना है यहाँ। लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नोट विच वे, एंड नन्स फ्रेट नोट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। सो 100 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, नन्स फ्रेट नोट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। 101, William Wordsworth had a deep influence of Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by William Wordsworth was his best cure for despair. So, which is the poem? तो थॉमस हार्डी के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ का एक अच्छा खासा जो प्रभाव पड़ा है, और हार्डी के अकॉर्डिंग बताना है कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर पोएम है। ओके, कि हार्डी अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर, ये उन्होंने इसके लिए फ्रेज दी है। विच इज़ दैट पोएम, तो वो हमें पोएम बतानी है कौन सी है। माइकल टिंटन एबे रिविजिटेड, द इडियट बॉय, और डी द लीच गैदरर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, द लीच गैदरर। सो लीच गैदरर का जो सब टाइटल है दैट इज रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, 102, ही इज इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। सो आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है, कायस्मस, कैटाक्रेसिस, इन्वर्जन और जोगमा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, कायस्मस। ये देखिए यहाँ पे, ही इज इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखिए, आई एम इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है, एक लाइन ऐसे चलती है और जो दूसरी लाइन चलती है उसमें ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट होने लगती है। जैसे यहाँ पे न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे रिपीट हो गई है न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। तो ये यहाँ पे क्या है, कायस्मस है। 103 क्वेश्चन, वाइल अ वेल बॉइल्ड easel for a well-oiled bicycle is an example of spoonerism. So someone saying
congenital toad for continental food is an example of। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? सो मैलाप्रोपिज्म, प्लियोनाज्म, नियोलॉजिज्म और आर्केइज्म। द करेक्ट आंसर विल बी ए, मैलाप्रोपिज्म, जहाँ पे हम किसी वर्ड को यूज करने के बजाय कोई गलत वर्ड को जानबूझकर यूज करते हैं, दैट इज मैलाप्रोपिज्म। जैसे कॉन्टिनेंटल फूड के प्लेस पे क्या यूज कर देना, कॉन्जेनिटल फूड। तो ये जानबूझ करके गलत वर्ड यूज कर देते हैं सही वर्ड के प्लेस पे, तो यहाँ पे हमारा मैलाप्रोपिज्म सही है। 104 metaphor is so widespread that it is often used as an umbrella term to include other figure of speech such as metonymy, which can be technically distinguished from it in its narrower usage. Identify the metaphorical phrase in this sentence. So narrower usage, technically distinguished figure of speech, and the umbrella term. The correct answer is D, umbrella term. 105 the Montreal group of poets championed the cause of nature poetry, symbolist poetry, imagist poetry और modernist poetry. So 105 the correct option is D here, modernist poetry. 106 the figure of the Abyssinian maid. Frost at midnight, Christabel, Kubla Khan, Dejection on Ode, Dejection and Ode। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे कौन से वर्क से ली गई है? 106 का करेक्ट ऑप्शन है ए, फ्रोस्ट एट मिडनाइट। 107 who coined the phrase the two nations to describe the disparity in Britain between the rich and the poor? So Charles Dickens, Thomas Carlyle, Benjamin Disraeli and Frederick Engels. So the correct option will be C here, Benjamin Disraeli. 108 Milton introduced Satan and the fallen angels in the book फर्स्ट। तो मिल्टन ने सभी जितने भी उसके फॉलन एंजल्स थे और सैटन था उसको बुक फर्स्ट में इंट्रोड्यूस कराया था पैराडाइज लॉस्ट में। टू ऑफ द चीफ डेविल्स रीअपियर इन बुक सेकेंड। तो इनमें कौन से दो चीफ डेविल्स थे जो रीअपियर हुए थे बुक सेकेंड में? सो दे आर मोलोच, क्लेमोस, बेलियाल और थैमोज। So 108 the correct option will be B, 1 and 3rd correct, means मोलोच एंड बेलियाल ये सेकंड बुक में भी रिपीट हुए थे। 109 open form as applied to poetry is the same as it is poetry that is not written according to traditional fixed pattern। तो ओपन फॉर्म में कौन सी पोएट्री लिखी जाती है जो किसी भी ट्रेडिशनल फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती? ब्लैंक वर्स, कॉन्क्रीट पोएट्री, लैंग्वेज पोएट्री और फ्री वर्स। सो 109 द करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर, फ्रेंच वर्स, फ्री वर्स। इसको वर्स लिब्रे भी बोलते हैं जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। 110 नेम द थ्योरिस्ट हु डिवाइडेड poets into strong and weak and popularized the practice of misreading. Alan Bloom, Harold Bloom, Geoffrey Gertman and Stanley Fish. The correct option is B here, Harold Bloom. So 111 the Puritans शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड। तो प्यूरिटन्स ने जो है जितने भी थिएटर्स थे इंग्लैंड में उनको बंद कर दिया था। तो कौन से ईयर में उन्होंने बंद किया था? इन 1642। 1642 में सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया था।
112 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। तो इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का कंटेम्प्रेरी नहीं है? रॉबर्ट साउदी, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम हैजलिट और AC स्विनबर्न। द करेक्ट ऑप्शन इज D हेयर, AC स्विनबर्न। देन यहाँ पे एक पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है और आंसर देने हैं। अनसीन पैसेज है ये। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन केयरफुली। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, सो मुझे लगता है आपने देख लिया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 113, मैनी पीपल कम अलाइव in a pure world when they are healthy in the midst of nature or when breathing fresh air. So the correct option will be C here, in the midst of nature. 114, the passage focuses on, तो passage किस पे focus करता है? The importance of being alive, self expression and nature, environmental awareness or the importance of literature. The correct option will be B here, self expression and nature. So B is the correct option. 115, the word awesome means, awesome का meaning बताना है यहाँ पे। astounding, cacophonous, fearful और amazing. So that means A, astounding. 116, the countryside offers, तो countryside क्या ऑफर करती है? enjoyment of scenic beauty, life out of doors, a virtuous world or harsh sound. So the correct option will be C here, a virtuous world. 117, for many life becomes exciting when they travel to the countryside, enjoy landscape and seascapes, opt for creative expression or search for perfection. So the correct option will be C here, opt for creative expression. Now change the voice, यहाँ पे हमें voice change करनी है। Somebody introduced me to Dr. Martin yesterday. तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। So yesterday Dr. Martin was introduced by somebody. B, somebody was introduced to Dr. Martin yesterday. I was introduced to Dr. Martin yesterday. And D, Dr. Martin was introduced by me yesterday. So 118, the correct option will be C here. I was introduced to Mr. Martin yesterday. ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इनको हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। 119 क्वेश्चन, वेयर वाज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड। तो वेयर से ही स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड है ये। और वेयर वाज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड, ये हमारा पैसिव वॉइस है जिसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और वाज और बीइंग इसका मतलब है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो वेयर आर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, तो ये हमारा प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं होगा। वेयर दे आर प्लेइंग, ये भी रॉन्ग हो गया। देन सी, वेयर दे वर प्लेइंग, वेयर के साथ सीधे सब्जेक्ट आ गया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। एंड डी, वेयर वर दे प्लेइंग द फुटबॉल मैच, डी इज करेक्ट ऑप्शन। 120 क्वेश्चन, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द preamble to the Indian Constitution that India is a secular republic. So the preamble to the Indian Constitution is declaring India to be a secular republic. B, the preamble to the Indian Constitution has been declaring India secular republic. C, the preamble to the Indian Constitution had declared India as a secular republic. And D, the preamble to the Indian Constitution has declared India as a secular republic. So 120 question, the correct option will be D here, the preamble to the Indian Constitution has declared India as a secular republic. So question number 20 का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D.
121. Do you think we should dash on food for the trip? So what is the correct option here? The correct option will be stock up. Do you think we should stock up on food for the trip? Then 122. The shipment will be delivered. So the correct answer will be C here, in no time. The shipment will be delivered in no time. 123. Our personal assistant is leaving next month. She has dash baby. So waiting for, making or expecting. So the correct answer is D here, expecting. She is expecting baby. Our personal assistant is leaving next month. She is expecting baby. So D is the correct answer. 124. He dash laughter when he realized his foolishness. So 124, the correct answer will be B, burst into laughter. And 125, the poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by. So the correct answer will be C here, the French Revolution. सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के बेनिफिट्स उनको भी मिल सकें। सो आज के आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो मुझे मैसेज में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं सारे फीडबैक्स को अच्छे से पढ़ती हूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।